नमस्कार साथियों, मैं अंकुर तिवारी। हम लोग क्रॉनिकल मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग राष्ट्रीय पढ़े थे, आज उस राष्ट्रीय में कुछ बच गया था तो आज उसको पूरा करते हैं, राष्ट्रीय का दूसरा भाग। दोस्तों, इसी तरह हम रोज़ाना एक एक चैप्टर 10 मिनट में लगभग ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, आप पूरा पढ़िएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आइए देखते हैं। पहली न्यूज़ है, भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र। 6 अप्रैल को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। अब इसके बारे में जानते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ने ICG स्टेशन कृष्णापट्टनम का भी दौरा किया और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रत्यक्ष समीक्षा की। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है। अगली न्यूज़ है कि होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो 10 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व होम्योपैथी दिवस, याद रखिएगा 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। संगोष्ठी का आयोजन जो है आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शीर्ष अनुसंधान संगठन केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्टकट में CCRH कहा जाता है, के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसका विषय क्या था कि अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना, एक होम्योपैथी संगोष्ठी इसकी थीम थी। अब आगे देखते हैं कि इस आयोजन का उद्देश्य क्या था। थीम देख लिया, अब उद्देश्य देखते हैं। समग्र स्वास्थ्य और आरोग्य तथा होम्योपैथी शोध में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करना, इसकी जो है उद्देश्य था। इस आयोजन के दौरान केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा 17 प्रकाशन जारी किए। उद्घाटन समारोह के पश्चात वर्ड ऑफ विजडम नामक विषय पर एक सत्र आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो पद्म भूषण सम्मान प्राप्तकर्ता वैद्य देवेंद्र त्रिगुण जी तथा पद्मश्री सम्मानकर्ता डॉक्टर HR नागेंद्र जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। आइए देखते हैं आगे। चुनाव आयोग का टर्निंग 18 और आप एक हैं अभियान, 2 अभियान चलाया, टर्निंग 18 और आप एक हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा टर्निंग 18 निम्न में से किसका एक अभियान था? तो चुनाव आयोग का। आइए विस्तार से देखते हैं इसे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी लोकसभा चुनावों में भागीदारी बढ़ाने के लिए युवा और शहरी मतदाताओं को शामिल करने के लिए एक प्लेटफार्म चलाया, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, जिसका नाम दिया गया टर्निंग 18 और आप एक हैं, यू आर द वन। इस अनूठे अभियान का शुरू किया गया। इसे आयोजन ने चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि आयोग की जो ये चुनाव था तो इसकी थीम आयोग ने क्या बनाई थी? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये आप कभी भी चुनाव की वेबसाइट पर जाइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, कोने में हमेशा लिखा मिलेगा आपको, चुनाव का पर्व देश का गर्व। आगे न्यूज है कि टर्निंग 18 का अभियान जो है, यह प्राथमिक उद्देश्य इसका विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदाताओं को लक्षित करना। इसका लक्ष्य युवाओं को आगामी चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और शहरी युवाओं को चुनाव के प्रति बढ़ती उदासीनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना। आप एक हैं, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना। अगली न्यूज है हमारी कि जनरल अनिल चौहान द्वारा परिवर्तन चिंतन की अध्यक्षता की गई है। आइए देखते हैं ये क्या है। तो 8 अप्रैल को नई दिल्ली में परिवर्तन चिंतन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा की गई। इस सम्मेलन का आयोजन जो है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। परिवर्तन चिंतन एक अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य क्या था कि संयुक्तता एवं एकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु नवीन एवं अद्यतन विचार, पहल व सुधार को सृजित करना। यह चिंतन
सभी त्रिसेवा संस्थानों और सैन्य कार्य विभागों मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और 3 सेवाओं के प्रमुख का पहला सम्मेलन था। चर्चाओं में विविध सेवा पृष्ठभूमि के अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने वांछित संयुक्त और एकीकृत अंतिम स्थिति को तेजी से प्राप्त करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए अपनी समझ और अनुभव का योगदान दिया। अगली न्यूज है कि IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स द्वारा आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया गया। आइए देखते हैं। एयरफोर्स के अभ्यास गगन शक्ति 2024 के एक हिस्से के रूप में विमानों ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट मतलब जब ऊपर मतलब विमानों से नीचे उतरते हैं, एयरलिफ्ट किया गया और साथ ही चिनूक Mi-17 V5 और ALHM के 3rd हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके हवाई लैंडिंग की गई। मतलब इतने हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था। आगे है कि भारतीय वायुसेना अन्य क्षेत्रों में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को सक्रिय करने के लिए राज्य सरकारों के प्रशासन के साथ समन्वय करके इसी प्रकार का अभ्यास करने की योजना बना रही है। भारतीय वायुसेना गगन शक्ति 2024 का अभ्यास का जो आयोजन है 1 से 10 अप्रैल 2024 के मध्य किया गया। अब अगली न्यूज है कि भारत सितवे बंदरगाह को संचालित करेगा। ये एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत को अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह, इसका मतलब पहला कोई और होगा, आप जानते हैं, अभी आगे बताएंगे, सितवे को संचालित करने के लिए अधिकार प्राप्त हुआ है, जो म्यांमार में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, म्यांमार में। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग जाएं, सर्च करें, मैप पे देखें कि सितवे बंदरगाह कहाँ है, क्योंकि पूछा जाएगा सितवे बंदरगाह। ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ संचालित क्या हो सकता है पूछा जाए, लेकिन ज्योग्राफी की दृष्टि से ये भी पूछा जाएगा कि सितवे बंदरगाह कहाँ है। तो म्यांमार में स्थित है। और जो ईरान में स्थित चाबहार है, ये भारत का पहला विदेशी बंदरगाह है। हाल ही में इसे जो है 10 साल के लिए भारत ने लीज पर ले लिया है। विदेश मंत्रालय द्वारा कालादान नदी पर स्थित संपूर्ण बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो पूछा जाएगा जो ये सितवे बंदरगाह है किस नदी पर है, तो ये कालादान नदी पर है। ठीक है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल जो है ये जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय के अधीन आने वाली एक कंपनी है। यह बंदरगाह समुद्री व्यापार मार्गों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन जाता है। बात करें सितवे बंदरगाह की, तो ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से माल के लिए एक आवश्यक आउटलेट के रूप में कार्य करता है। यह भीड़भाड़ वाले पारंपरिक भूमि मार्गों के लिए एक आसान और अधिक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। यह बंदरगाह हिंद महासागर के करीब है। मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित है। आप लोग बताइए मलक्का जलडमरू मध्य कहाँ है, किसके किसके बीच में है। सितवे बंदरगाह की रणनीतिक स्थिति भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और व्यापार मार्गों को बढ़ाती है, साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। अब सितवे बंदरगाह के बारे में जानते हैं, तो यह रखाइन प्रांत की राजधानी सितवे में स्थित है। कालादान नदी के मुहाने पर, ये मैंने आपको बता दिया। ये नदी कहाँ गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंदरगाह का निर्माण भारत द्वारा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में किया गया है। अगली न्यूज है कि शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव 9 से 17 अप्रैल 2024 के मध्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा मंदिर परंपराओं को देश में पुनर्जीवित करने हेतु शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव किया गया। जो है यह उत्सव, इसका आयोजन 7 अलग अलग शक्तिपीठों में किया जा रहा है। 9 अप्रैल को शक्ति उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गुवाहाटी के कामाख्या देवी का जो मंदिर है इसका उद्घाटन वहीं किया गया। इसके बाद यह उत्सव महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र, ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा सुंदरी उदयपुर त्रिपुरा, अबारजी मंदिर बनासकाठा गुजरात, जय दुर्गा शक्तिपीठ देवघर झारखंड में आयोजित हुआ। इस उत्सव का समापन कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के जयसिंहपुर में स्थित शक्तिपीठ मां हरसिद्धि मंदिर में
इसका समापन हुआ। अगली न्यूज है कि नवरेह उत्सव, आइए देखते हैं ये क्या है, कहाँ का है। तो जम्मू कश्मीर में नवरेह उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर के बेचर नाग मंदिर में एक प्रमुख समारोह में भाग लिया और पूरी मानवजात की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। नवरेह कश्मीरी नववर्ष के रूप में चैत्र माह के पहले दिन में मनाया जाता है। कश्मीरी पंडित जो है नवरेह उत्सव को अपनी देवी सारिका को समर्पित करते हैं। यह त्यौहार बसंत ऋतु की शुरुआत और फूलों को खिलने से जुड़ा है। ठीक है, इस दिन जो है कश्मीरी पंडित अपने घरों में फूलों वूलों को सजाते हैं, खाना बनाते हैं, मंदिर के लिए पूजा करने जाते हैं, यही सब होता है। अगली न्यूज है कि 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की एक बस्ती खोजी गई है। आइए देखते हैं। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़दावेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोजी है। अब याद रखिएगा, पड़ताबेट नाम याद रखिएगा। कहाँ पर है? तो ये केरल में है। तो नहीं, सॉरी, केरल में नहीं, केरल के विश्वविद्यालय ने इसे खोजा है ये गुजरात में। ठीक है, यह प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ जिले की जूना खटिया कब्रिस्तान के निकट अवस्थित है। पौधों की पहचान और कृषि पद्धतियों को समझने के लिए पुरातात्विक नमूने एकत्रित किए गए। उत्खनन से प्रारंभिक हड़प्पा से लेकर उत्तर हड़प्पा काल के कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, अर्धकीमती पत्थर, टेराकोटा, सिम्प्लिड भंवर, तांबा और विभिन्न उपकरण मिले हैं। इससे पहले जूना खटिया में 500 कन्नों वाला एक सामूहिक कब्रिस्तान खोजा गया था। दोस्तों, हमारा वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।